नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो प्रदेश में एक बड़ी हलचल आज हुई है। बड़ी हलचल हुई है। जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है। घोषणा तो नहीं कहूंगा, एक बड़ी बात कही है भू कानून को लेकर और मूल निवास को लेकर। आपको बता दें कि लगातार जो भू कानून मूल निवास संघर्ष समिति है, वो जगह जगह आंदोलन कर रही है भू कानून और मूल निवास को लेकर। वहीं इसी बीच जब मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति ने 29 तारीख को ऋषिकेश आवाहन किया है और लोगों को भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर ऋषिकेश में आने का और विरोध करने का एक आवाहन कॉल किया है, वहीं इसी बीच पुष्कर सिंह धामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा है कि जल्द वो अगले बजट सत्र में भू कानून ला रहे हैं। वो कैसा भू कानून होगा ये तो अभी किसी को नहीं मालूम, पर उन्होंने ये बात जरूर कही है, वो कोई भी व्यक्ति जो नगर निकाय से बाहर अगर 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन लेता है, उसकी जांच की जाएगी, उसके रिश्तेदारों की, और उसके अगर कोई व्यक्ति है तो उसके परिवार में एक से ज्यादा व्यक्तियों ने अलग अलग नाम से अगर जमीनें ली है तो उसकी भी जांच की जाएगी। दूसरी ओर उन्होंने ये भी बात कही है, अगर किसी व्यक्ति ने पर्यटन के नाम से, व्यवसाय के नाम से या किसी अन्य नाम से कोई जमीनें ली हैं और उसका उपयोग इन चीजों में नहीं हो रहा है तो इस पर भी जांच कराई जाएगी। यह तो रही पुष्कर सिंह धामी की बात, और उन्होंने क्या कुछ पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आप भी पहले सुनिएगा। मैं जो आज विशेष रूप से आपसे बात करने वाला हूं उसमें कि उत्तराखंड के अंदर एक कानून हमारे यहाँ पर प्रचलित है, उसमें जो नगर निकाय क्षेत्र से बाहर है, जिसमें 250 वर्ग मीटर भूमि कोई भी बिना अनुमति के खरीद सकता है। एक ऐसा हमारे यहाँ पहले से इस प्रकार का प्रावधान बना हुआ है, लेकिन इसमें संज्ञान में आया है कि ये कानून बनने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने ही परिवार के अलग अलग नामों से कई सारे भूखंड खरीद लिए हैं, जो कि इन प्रावधानों को, जिन उद्देश्यों के साथ इसका प्रावधान किया गया था उसके अंतर्गत नहीं आता है। और हम ऐसी सभी ज़मीनें जो इस प्रकार से खरीदी गई हैं उनका हम विवरण तैयार करा रहे हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जितनी भी ज़मीनें इस प्रकार की निकलेंगी, जिन्होंने जो प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते लेकिन ज़मीनें खरीदी हैं, वो सारी ज़मीनें राज्य सरकार में निहित की जाएंगी। उस पर काम कर रहे हैं और बजट सत्र तक हम इस पर काम पूरा करके हमारा प्रयास होगा कि हम बजट सत्र तक इसको ले आएं। नहीं, वो नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या है वो, मैं समझ गया। आप थोड़ा सा ऐसा है कि जैसे आप हैं, आपकी धर्मपत्नी है या आपके बच्चे हैं जो कमाते नहीं हैं, जो आपके ऊपर आश्रित हैं, वह आपका परिवार की जो परिभाषा है, और वो परिवार की परिभाषा के अंतर्गत जो लोग आते हैं वो 250 मीटर ले सकते हैं। लेकिन आपने भी लिया है प्लॉट और आपकी पत्नी ने भी लिया है, तो वो इस कानून का उल्लंघन है। एक परिवार में जो परिवार की परिभाषा जो बनाई गई है कानून बनाते समय, इसी प्रकार से जिन लोगों ने लैंड बैंक बनाया है, लिया तो है कि हम रिजॉर्ट बनाएंगे, हम यहाँ पर निवेश करेंगे, यहाँ पर रोजगार बढ़ाएंगे, पर्यटन के लिए काम करेंगे, शिक्षा के लिए काम करेंगे, उस प्रयोजन का उन्होंने उपयोग नहीं किया है, तो ऐसी भी जो है जांच कर रहे हैं और इसमें भी जो लोग पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये एक इसकी सबकी जांच हम करवा रहे हैं और ऐसे आंकड़े सभी जिलों से भी एकत्र कर रहे हैं, और जो भी इसमें इसके प्रावधानों के अंतर्गत जिसने भी इनका उल्लंघन किया है वो जो मैंने कहा है उसके अंतर्गत आएंगे। तो आपने सुना, ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको लेकर पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वहीं दूसरी ओर जो विपक्ष के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, उन्होंने भी इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है, जरूर बहुत समय के बाद जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं मुख्य मुद्दों पर बोले हैं,
पर उन्होंने यह भी आरोप लगाए हैं कि जिस पर भी आज जिन मुद्दों पर आज मुख्यमंत्री बोले हैं वो पूर्ण रूप से उन्होंने आधी अधूरी इस पर बात कही है। उन्होंने मूल निवास की परिभाषा नहीं बताई, मूल निवास कैसे होगा, मूल भू कानून कैसे होगा, इसको परिभाषित करते हुए मुख्यमंत्री नजर नहीं आए। ये कहते हुए नजर आए हैं गणेश गोदियाल। और यह भी सुनिएगा कि गणेश गोदियाल ने क्या कुछ कहा है। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आज उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों पर कुछ हद तक अपनी जुबान खोली है और यह निश्चित रूप में वांछित है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री प्रदेश में समसामयिक मुद्दों पर अपनी बात करें। आज उन्होंने कहा कि आने वाले बजट सत्र में हम एक प्रभावी भू कानून के लिए एक्ट बनाएंगे, नियम लाएंगे और मूल निवास पर भी उन्होंने गोलमोल बात की, स्पष्ट रूप से बात नहीं की लेकिन गोलमोल बात की। उन्होंने ये मूल रूप से आज ये कहा कि जो 250 वर्ग मीटर की जो छूट की बात है उसको कितने परिवार के कितने लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में खरीदा है वो हम उसको देखेंगे। बृहद रूप में मैं ये समझता हूं कि असली बात यह है कि उनकी पूर्व में सरकारों द्वारा जो छूट दी गई, विशेष रूप से ये छूट दी गई कि किसी काम को करने के लिए प्रोजेक्ट के एवज में कोई बाहर का व्यक्ति सरकार की परमिशन से, जिलाधिकारियों की परमिशन से जमीन खरीद सकता है। उन लोगों ने वो जमीनें खरीदी और उन खरीदी गई जमीनों पर वो कार्य नहीं किया, इसके बारे में उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कहा। फिर भी हमें अभी इस बात का इंतजार करना होगा कि जो प्रस्तावित एक्ट की माननीय मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं उस प्रस्तावित एक्ट का मसौदा क्या है, इस पर हमें अभी इंतजार करना होगा। बहरहाल मैं आज के मुख्यमंत्री जी के इस वक्तव्य को उत्तराखंड के उन तमाम लोगों की जीत मानता हूं जिनको अपने भविष्य के प्रति चिंता है और जो पार्टीगत भावनाओं से ऊपर उठकर सबने इस भावना का सम्मान किया और उस भावना के सम्मान के चलते आज मुख्यमंत्री जी को आगे आकर इस बात का जिक्र करना पड़ा, इस पर अपनी जुबान खोलनी पड़ी। मैं प्रदेश के नागरिकों को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो आज ऊंट पहाड़ के नीचे आया, ये ताकत सिर्फ आप लोगों की ताकत है। आप लोगों की ताकत है कि ऊंट को पहाड़ के नीचे कैसे लाया जाए। आप जानते हैं कि यही वो सरकार है जो बड़े दंभ के साथ किसी भी बात को कहती थी और आज वही ये सरकार है जो आपकी बात पर रिएक्ट करने सामने आ रही है और जो बातें उठ रही है उन पर चिंता व्यक्त कर रही है। अगर बद्रीनाथ विधानसभा में सरकार घुटने के बल नहीं आती, जनता उनको घुटने के बल नहीं लाती, अगर वहां पर मंगलौर में अगर ये सरकार, उनकी पार्टी अगर चुनाव नहीं हारी होती तो निश्चित रूप में इन बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता कि सड़कों पर कौन क्या बात कह रहा है और क्या आंदोलन कर रहा है। ये इसी बात का नतीजा है कि जब सरकार का ऊंट पहाड़ के नीचे आया तो तब सरकार इस बात पर चिंता आज जाहिर कर रही है और कह रही है कि हम आने वाले वक्त में इसके लिए कानून बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस कानून के मसौदे को तैयार करने के लिए जो एक कमेटी बनाए, उस कमेटी में सभी दलों के लोगों को लें और हमारे उत्तराखंड के उन तमाम जो समाज के विभिन्न वर्गों में, विभिन्न क्षेत्रों में जानकारी रखते हैं, जमीनों के कानूनों के बारे में जानकारी रखते हैं, उत्तराखंड की समस्याओं के बारे में जानकारी रखते हैं, उनमें से एक एक नुमाइंदे को, राजनीतिक दलों के लोगों को उस कमेटी में स्थान दें और वो कमेटी एक सर्वसम्मत इस प्रकार का मसौदा तैयार करे कि आने वाली जो भविष्य की हमारी चिंताएं हैं कि हमारी जमीनों को खुर्द-बुर्द करने के लिए सरकार ने लाल कारपेट बिछा दिया है, स्वागत के लिए कारपेट बिछाए गए हैं, उन चिंताओं का निराकरण वो समिति करे, ऐसा मसौदा वो समिति बना सके, मेरा ये मानना है। आपने सुना कि गणेश गोदियाल ने तमाम आरोप भी लगाए हैं और यह भी कहा है कि आधा अधूरी बात कही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। अब इसके बाद जब ये विपक्ष के नेता का भी बयान आया है और सूबे के मुख्यमंत्री का भी बयान आया है, वहीं जो मूल निवास संघर्ष समिति के जो संयोजक हैं मोहित डिमरी, उन्होंने भी इसमें अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले तो आप ये सुनिएगा। आज एक बार फिर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अपना बयान दिया है। यह पहली बार नहीं है जब उनका बयान भू कानून को लेकर आया हो। जब जब उत्तराखंड में महारैलियां होती हैं, उससे पूर्व मुख्यमंत्री का बयान आता है कि हम मजबूत भू कानून ला रहे हैं, लेकिन आज तक सशक्त भू कानून की दिशा में सरकार बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी है। हम तो उम्मीद कर रहे थे
गैरसैंण में जो विधानसभा सत्र हुआ वहां पर मजबूत भू कानून आएगा, मूल निवास 1950 को लेकर विधेयक पारित होगा। लेकिन वहां पर जब हमने देखा मंत्री विधायकों ने अपने वेतन भत्ते बढ़ाए, लेकिन मजबूत भू कानून और मूल निवास 1950 की बात नहीं हुई। आप देखिए कौन वो सरकार थी जिस सरकार में भू कानून को कमजोर किया गया। त्रिवेंद्र सरकार में 2018 में एक ऐसा काला कानून लाया गया, एक ऐसा काला भू कानून लाया गया जिसने जमीनों की लूट के सारे रास्ते खोल दिए। और 2022 में धामी जी की ही सरकार में जमीनों को लेकर एक और काला कानून लाया गया। तो दोनों सरकारों में जिस तरह की कानून इस राज्य में आए हैं उससे हमारी जमीनें बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रह गई हैं। भू कानून को लेकर सुभाष कुमार जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। आज तक क्यों नहीं उस रिपोर्ट को जनता के बीच सार्वजनिक किया गया? जनता को भी बताया जाए कि उस कमेटी में आखिर ऐसा है क्या वास्तव में जो रिपोर्टें हैं वो जनता के पक्ष में है या भूमाफिया के पक्ष में है? जनता को भी इस बारे में पता चलना चाहिए। हम चाहते हैं सरकार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करे, इसी के बाद कोई भी विधेयक पारित करे। तो मैं यही कहना चाहता हूं धामी जी से, अगर आपने इस माटी का अन्न खाया है, अगर इस माटी ने आपको कुछ दिया है, तो आप इस तरह से जनता को बिल्कुल भी मत बदगलाइए। हम देख रहे हैं आपको कई वर्षों से, जब इस प्रदेश में आंदोलन होते हैं आप कहते हैं मजबूत भू कानून ला रहे, जब विधानसभा सत्र होते हैं तब आप अपने वेतन भत्ते बढ़ाते हैं। ये मजाक अब इस राज्य में बिल्कुल नहीं चलेगा। जब तक इस राज्य में मजबूत भू कानून नहीं लागू होगा, जब तक इस प्रदेश में मूल निवास 1950 की व्यवस्था नहीं हो जाती है, मूल निवासियों को इस प्रदेश में उनके अधिकार नहीं मिल जाते हैं, यह आंदोलन निरंतर गति से आगे बढ़ता रहेगा। मैं आम लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, 29 सितंबर को भारी से भारी संख्या में आपको ऋषिकेश पहुंचना है। एक बड़ी महारैली होने जा रही है, आप सबकी हिस्सेदारी से। वह दिन दूर नहीं होगा जब हमें अपने राज्य में मजबूत भू कानून मिलेगा और मूल निवास का अधिकार इस राज्य में मिलेगा। आपने सुना कि मोहित डिमरी ने यह साफ किया है कि जो मुख्यमंत्री ने बात कही है उसमें ना तो 1950 मूल निवास की बात हुई, ना भू कानून किस तरीके से होगा, किसकी तर्ज पर होगा और उसका स्वरूप प्रारूप कैसा होगा, उस पर कोई बात नहीं हुई है। अब सवाल बहुत सारे इस पर खड़े होते हैं। एक सवाल यह है कि 29 तारीख को जो आह्वान किया गया है उससे पहले पुष्कर सिंह धामी का इस तरीके का बयान, वहीं लगातार जो लोग थे सोशल मीडिया पर, सड़कों पर यही सवाल कर रहे थे कि आखिर कब उन्हें मूल निवास और भू कानून मिलेगा। गैरसैंण की बात हो, देहरादून की बात हो, कुमाऊं की बात हो या अन्य क्षेत्रों की बात हो, युवा भी बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में प्रतिभाग कर रहे हैं। वहीं अब ये नजर आता है कि इसको लेकर पुष्कर सिंह धामी खुद इस मुद्दे पर बोलने के लिए इसलिए भी आगे बढ़े क्योंकि उन्हें लगता था कि लगातार इसका जो विरोध है वो तेज हो रहा है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने एक बड़ी संवेदनशील बात कही है। उन्होंने कहा है 2017 में जो बदलाव हुए हैं वो इस समाज के लिए, उत्तराखंड के लिए सही नहीं थे, उस पर भी हम कार्य कर रहे हैं, उस पर भी कुछ बदलाव का आगे निर्णय लिया जाएगा। 2017 में क्या निर्णय लिए गए थे ये आपको मालूम है, जिसमें कई चीजें जो बदलाव की गई थी, भू कानून और कोई लॉज में जो बदलाव किए गए थे उसको सीधे सीधे इशारा करते हुए पुष्कर सिंह धामी नजर आए हैं। अब सवाल यहां पर यह है, तीन चीजें खड़ी हो जाती हैं। एक तरफ सरकार के इंटरनल मामले हैं जो 2017 में उन्हें लगता है कि सही नहीं हुए, उसे सही करने की बात पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। वहीं वर्तमान में जो विरोध उनका हो रहा है, जो लगातार जिस तरीके से विपक्ष उन्हें भू कानून, मूल निवास के मुद्दों पर घेरता हुआ नजर आ रहा है, उनकी सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है, उस पर भी शायद उन्हें कैसे राहत मिले, एक बयान उनका जरूर राहत लेकर आया है। अब यह भी देखना है। तीसरी बात यह होती है कि इस बयान के बाद 29 तारीख की जो मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति का जो आह्वान है उसमें जो लोगों का प्रतिभाग है उसका रुझान किस तरफ रहेगा? क्या वो संख्या बल कम हो जाएगा या लोग अब भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे इस पूरी रैली में? अब यह सवाल अपने आप में इसलिए है कि कौन लोग, क्योंकि यह लगातार कहा गया है कि भू कानून आने वाला है, सशक्त भू कानून लाएंगे, मूल निवास कैसे होगा अभी किसी को नहीं मालूम, उसका प्रारूप स्वरूप कैसे होगा, कौन सी कट ऑफ डेट रखी जाएगी, ये अभी सवाल ही मात्र है। पर यह जरूर है
कि एक बयान मीडिया के सामने दिया गया है और आज पूरी सोशल मीडिया में सुर्खियों का विषय है, डिस्कशन का विषय बना हुआ है। विपक्ष के लिए भी, मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के लोगों के लिए भी, सरकार में बैठे नेताओं के लिए भी। हम भी इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं कि आखिर क्या होगा अगले बजट सत्र में। आखिर उत्तराखंड के लिए और उत्तराखंड के मूल निवास भू कानून के लिए पुष्कर सिंह धामी सरकार के पिटारे में नया क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ मिलेगा इस जनता को। हम भी पूरी नजर बनाए हुए हैं, आपको पल पल की अपडेट देंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।